अनुलेखों यूएस उपभोक्ता जैसे सोचते हैं वैसा क्यों? इसका संक्षिप्त इतिहास। आधुनिक उपभोक्ता की मनोवृत्ति समझने के लिए और यह जानने के लिए कैसे पहुंचे आगे किस ओर जा सकते हैं, आपको ये जानना होगा कि वे यहाँ, हम सब यहाँ कैसे पहुंचे। यदि आप 1945 में सोकर 2020 में जगें तो आप अपने आसपास की दुनिया को नहीं पहचान पाएंगे। इस अंतराल में हुआ आर्थिक विकास वस्तुतः अभूतपूर्व है। यदि आप न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समृद्धि देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप इसकी तुलना डेट्रॉइट की गरीबी से करें तो भी आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप घरों, कॉलेज ट्यूशन और स्वास्थ्य सेवा की कीमत देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप देखें कि औसत अमेरिकी नागरिक आमतौर पर बचत और खर्च के बारे में कैसे सोचते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। और यह सब कैसे हुआ? अगर आप ये जानने के लिए किसी तर्कशील वृत्तांत के बारे में सोचने की कोशिश करें तो मेरा अंदाजा है कि आप पूरी तरह से गलत होंगे, क्योंकि यह सहजज्ञ नहीं है और यह पूर्वाभासी भी नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर अमेरिका में जो हुआ वह अमेरिकी उपभोक्ता की कहानी है। यह ऐसी कहानी है जो ये समझने में सहायता करती है कि आज लोग धन संपत्ति के बारे में जैसे सोचते हैं वैसा क्यों है। संक्षिप्त कहानी यह है, सब कुछ बहुत अनिश्चित था, फिर सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर बहुत खराब, फिर वाकई अच्छा, फिर वाकई खराब, और अब हम यहाँ हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा एक वृत्तांत है जो इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। कोई विस्तृत विवरण नहीं, बस एक कहानी कि यह सब कैसे साथ में फिट होता है। चूंकि यह बड़ी घटनाओं को साथ में पिरोने का एक प्रयास है, इसमें ऐसी कई बातें छूट गई हैं जो इस दौरान हुई। कोई भी जो ये रेखांकित करे कि मैंने यहाँ क्या छोड़ दिया है, मैं संभवतः उससे सहमत होऊंगा। यहाँ उद्देश्य हर खेल का वर्णन करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक खेल ने दूसरे को प्रभावित किया। आइए देखें आधुनिक उपभोक्ता यहाँ कैसे पहुंचा। 1 अगस्त 1945, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। जापान का आत्मसमर्पण अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक खुशी का दिन था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। लेकिन फिर यह भी एक कहावत है, इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटना का नाम है। युद्ध खत्म होने की खुशी के तुरंत बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ, अब क्या होगा? 16 मिलियन अमेरिकी लोगों ने जनसंख्या का 11% युद्ध में भाग लिया। युद्ध के अंत में लगभग 8 मिलियन विदेश में थे। उनकी औसत उम्र 23 वर्ष थी। 18 महीनों के भीतर उनमें से 1.5 मिलियन को छोड़कर बाकी सभी वापस आकर बिना वर्दी के होने वाले थे। और फिर क्या? फिर वे क्या करेंगे? वे कहाँ रहेंगे? 2 कारणों से ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला, कोई भी इनके जवाब नहीं जानता था। दूसरा, अगर इनके जवाब शीघ्र नहीं ढूंढे जाते, सबसे संभव परिस्थिति अधिकतर अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से यह होती कि अर्थव्यवस्था फिर से महामंदी की गहराइयों में धंस जाती। युद्ध के दौरान 3 ताकतों का निर्माण हुआ। 1 आवास निर्माण रुक कर रह गया था, चूंकि समस्त उत्पादन क्षमता युद्ध आपूर्ति निर्माण में लगी थी। 1943 में प्रतिमाह 12,000 से भी कम घर निर्मित हुए, जो हर अमेरिकी शहर में एक नए घर से भी कम है। वापस लौट रहे सैनिकों को भारी रूप से आवास की कमी का सामना करना पड़ा। 2 युद्ध के दौरान उत्पन्न विशेष नौकरियां जहाज, टैंक और विमानों का निर्माण अचानक युद्ध के बाद आवश्यक नहीं रही, और इस गति और मात्रा में कम हुई जो निजी व्यवसाय में आमतौर से देखने को नहीं मिलता।
सैनिक कहाँ काम करें, ये बिल्कुल अस्पष्ट था। 3. युद्ध के दौरान और इसके बाद विवाह की दर में एकाएक बढ़ोतरी हुई। सैनिक वापस अपनी माताओं के तहखानों में लौटकर नहीं आना चाहते थे। वे सीधे एक परिवार शुरू करना चाहते थे, अपने खुद के घर में, एक अच्छी नौकरी के साथ। यह नीति विधायकों के लिए चिंता का विषय था क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की यादें अब भी ताज़ा थीं, जो 5 वर्ष पहले ही खत्म हुआ था। 1946 में काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अगले 3 से 4 सालों में एक व्यापक मंदी की चेतावनी थी। लिखा उन्होंने 1947 में एक ज्ञापन में ट्रूमैन के साथ हुई बैठक के सार को अलग से। हम किसी प्रकार के मंदी के दौर में हो सकते हैं और यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि कहीं इन मंदी संबंधी ताकतों के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा तो नहीं। इसकी पर्याप्त संभावना है कि और अधिक गिरावट पतन का खतरा बढ़ाकर डिप्रेशन की स्थिति का कारण बन सकती है, और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह आर्डर इस तथ्य के कारण और तीक्ष्ण हो गया कि विकास के लिए तुरंत निर्यात पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता था, चूंकि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूरोप और जापान मानवतावादी संकटों का सामना करते हुए विनाश में डूबे थे, और अमेरिका भी पहले से कहीं अधिक ऋण के तले दबा था, जिसने प्रत्यक्ष सरकारी राहत को सीमित कर दिया था। इसलिए हमने इसके लिए कुछ किया। 2. कम ब्याज दरें और अमेरिकी उपभोक्ता का सुविचारित जन्म। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए हमारा सबसे पहला कदम ब्याज दरों को कम करना था। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि जब कपड़ों, कारों और अन्य चीज के अभाव में सैनिक वापस लौटकर आए तो इसके कारण कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति 2 अंकों में पहुंच गई। 1951 से पहले फेडरल रिजर्व राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं था। 72 राष्ट्रपति और फेड नीति का समायोजन कर सकते थे। 1942 में फेड ने घोषित किया कि अल्पावधि दरों को 0.38% रखा जाएगा ताकि युद्ध को समर्थन दिया जा सके। अगले 7 वर्षों तक दरें वहीं के वहीं टिकी रहीं। 1950 के दशक के मध्य तक 3 माह की राजकोष आय 2% के नीचे रही। दरों को नीचे रखने का सुस्पष्ट कारण वित्त के मूल्य को $6 ट्रिलियन कम रखना था, जो युद्ध में खर्च किया गया था। लेकिन कम दरों ने लौट रहे सभी सैनिकों के लिए कुछ और भी किया। इसने घर, कार, यंत्र और खिलौने खरीदने के लिए ऋण को सस्ता कर दिया, जो किसी संदेही नीति निर्धारक के दृष्टिकोण के अनुसार ठीक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सालों में उपभोग एक सुनिश्चित आर्थिक कार्यनीति बन गया। मितव्ययिता और बचत को प्रोत्साहित कर युद्ध में पूंजी लगाने का युग शीघ्र ही सक्रिय रूप से खर्च करने को बढ़ावा देने का युग बन गया। प्रिंसटन के इतिहासकार शेल्डन गैरन लिखते हैं, 1945 के बाद अमेरिका फिर से यूरोप और पूर्वी एशिया में बचत प्रोत्साहन के पैटर्न से विचल गया। राजनीतिज्ञ, उद्यमी और मजदूर नेता सभी ने आर्थिक विकास के लिए अमेरिकियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। 73 दो बातें इसका कारण बनी। एक था जीआई बिल, जिसने अभूतपूर्व बंधक ऋण के अवसर प्रदान किए। 16 मिलियन सेवानिवृत्त सैनिक अब बिना नकद भुगतान के, पहले वर्ष में बिना ब्याज के और इतनी कम निर्धारित दरों पर घर खरीद सकते थे कि मासिक ऋण भुगतान किराए से भी कम हो। दूसरा था उपभोक्ता ऋण में अचानक वृद्धि, जो डिप्रेशन के युग के नियमों में ढील से आई थी। पहला क्रेडिट कार्ड 1950 में प्रस्तुत किया गया। स्टॉक क्रेडिट, किस्त क्रेडिट, व्यक्तिगत ऋण, वेतन दिवस ऋण सब चल पड़े।
और उस समय हर प्रकार के ऋण पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड मिलाकर, कर कटौती योग्य था। ये बहुत स्वादिष्ट दिखाई दिया, अतः हमने इसे बहुत अधिक मात्रा में खाया। एक सरल सी तालिका में एक सरल कहानी। वर्ष 1945, 1955, 1965। कुल यूएस घरेलू उधार $29 और 40 सेंट बिलियन, $125 और 70 सेंट बिलियन, $331 और 20 सेंट बिलियन। 1950 के दशक में घरेलू ऋण 2000 के दशक की ऋण वृद्धि के मुकाबले 1.5 गुना अधिक तेजी से बढ़ा। 3. सामान के लिए दमित मांगे जो क्रेडिट बूम द्वारा संचित हुई और 1930 के छुपे उत्पादकता उछाल ने आर्थिक उछाल को जन्म दिया। अमेरिकी इतिहास में 1930 का दशक आर्थिक रूप से सबसे कठोर था, लेकिन यहाँ आशा की एक किरण भी थी जिसे देखने में 2 दशक लग गए। आवश्यकता द्वारा ग्रेट डिप्रेशन ने साधन संपन्नता, उत्पादकता और नवीनीकरण को बहुत बढ़ा दिया था। हमने 30 के दशक के उत्पादकता उछाल पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर किसी का ध्यान इस पर केंद्रित था कि अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब थी। हमने 40 के दशक में भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबका ध्यान युद्ध पर केंद्रित था। फिर 1950 का दशक आया और अचानक हमें एहसास हुआ, वाह, हमारे पास तो कुछ अद्भुत आविष्कार हैं और हम उन्हें निर्मित करने में काफी अच्छे हैं। उपकरण, कारें, फोन, वातानुकूलक, बिजली। युद्ध के दौरान अधिक घरेलू सामान खरीदना लगभग असंभव था, क्योंकि कारखानों को बंदूकें और जहाज बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। इसके कारण युद्ध के पश्चात सैनिकों के बीच सामान की मांग बढ़ गई। विवाहित जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक और नए सस्ते उपभोक्ता ऋण से प्रोत्साहित, उन्होंने खरीदारी की ऐसी धूम मचाई जो शायद ही देश में पहले कभी देखने को मिली थी। फ्रेडरिक लुइस हेलनर ने अपनी किताब द बिग चेंज में लिखा, युद्ध के बाद के इन वर्षों में किसान ने एक नया ट्रैक्टर, मकई चुनने का उपकरण, विद्युत दोहन यंत्र खरीदा। उसने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर फार्म मशीनरी का व्यूह खड़ा कर दिया जिसका वे संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकें। किसान की पत्नी ने एक चमकदार सफेद विद्युत निज खरीद लिया, जिसकी उसने हमेशा कामना की थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नहीं खरीद पाई, और साथ ही एक आधुनिक वॉशिंग मशीन और एक डीप फ्रीज यूनिट भी। उपनगरीय परिवार ने डिशवॉशिंग मशीन लगवा ली और साथ ही एक पावर लॉनमोवर भी खरीदा। शहर का परिवार लॉन्ड्रोमेट का ग्राहक बन गया और उन्होंने अपनी बैठक के लिए एक टेलीविजन खरीद लिया। पति का ऑफिस वातानुकूलित हो गया और अनंत रूप से यह चलता रहा। ये और अधिक नहीं कहा जा सकता कि यह उछाल कितना बड़ा था। 1942 से 1945 के बीच व्यावसायिक कार और ट्रक उत्पादन वस्तुतः रुक गया था। फिर 1945 से 1949 के बीच 21 मिलियन कारों की बिक्री हुई। 1955 तक और 37 मिलियन की बिक्री हुई। 1940 से 1945 के बीच लगभग 2 मिलियन घरों का निर्माण किया गया। फिर 1945 से 1950 तक 7 मिलियन का निर्माण हुआ। 1955 तक और 8 मिलियन का निर्माण हुआ। सामान के लिए दमित मांग और सामान निर्मित करने की हमारी नई योग्यता ने वे रोजगार उत्पन्न करने में सहायता की जिनसे लौटकर आने वाले सैनिकों को काम मिल गया, और वे रोजगार अच्छे भी थे। इसे उपभोक्ता ऋण से जोड़ दीजिए और बस अमेरिका की खर्च करने की क्षमता मानो आसमान छू गई। 1951 में फेडरल रिजर्व ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा, 1950 तक कुल उपभोक्ता खर्च
आवास निर्माण को मिलाकर 203 बिलियन डॉलर हुआ, या फिर 1944 के स्तर के लगभग 40% ऊपर, 74। उस सवाल का जवाब, युद्ध के बाद सारे सैनिक क्या करेंगे, अब स्पष्ट था। वे सामान खरीदेंगे, उस पैसे से जो उन्होंने नया सामान बनाने का काम करके कमाया, और साथ ही सस्ते ऋण की मदद से जिससे वे और अधिक सामान खरीद पाएं। 4. पहले की तुलना में लाभ अब अधिक समान रूप से साझा किए जाते हैं। 1950 में अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने वाली विशेषता ये थी कि देश गरीबों को कम गरीब करके अमीर हुआ। 1940 से 1948 तक औसत वेतन दुगुना हो गया, फिर 1963 तक दोगुना दुगुना हो गया। और ये लाभ उन पर केंद्रित थे जो दशकों से पीछे छूटे हुए थे। अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर असाधारण रूप से कम हो गया। लुई सेल्नर ने 1955 में लिखा, आर्थिक दौड़ में समृद्ध लोगों की रहनुमाई काफी हद तक कम हो गई है। औद्योगिक श्रमिकों ने एक समूह के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लोग जैसे कि स्टीलवक का परिवार जो पहले $2,500 पर जीवन बिताता था, अब $4,500 कमा रहा है। या फिर कोई अतिकुशल मशीन टूल ऑपरेटर का परिवार जो पहले $3,000 कमाया करता था, अब सालाना $5,500 या उससे अधिक खर्च कर सकता है। शीर्ष 1% के लिए, जो वाकई संपन्न और अमीर हैं, जिन्हें हम लगभग $16,000 और उससे अधिक के वर्ग में शामिल कर सकते हैं, उनकी कुल राष्ट्रीय आय का हिस्सा टैक्स के बाद 13% से घटकर 1945 में 7% तक आ गया। यह कोई अल्पावधि रुझान नहीं था। निचले 20% दैनिक श्रमिकों की वास्तविक आय 1950 से 1980 के बीच लगभग उसी मात्रा में बढ़ी जितनी शीर्ष 5% की। समानता वेतन से भी आगे तक गई। महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में घरों के बाहर रोजगार प्राप्त किया। उनकी श्रम शक्ति सहभागिता युद्ध के बाद 31% से 1955 में 37% तक जा पहुंची, और 1965 में 40% तक। अल्पसंख्यकों ने भी लाभ उठाया। 1945 के उद्घाटन के बाद एलियनोर रूजवेल्ट ने एक अफ्रीकी अमरीकी संवाददाता के बारे में लिखा जिसने उनसे कहा, क्या आप समझ सकते हैं कि इन 12 वर्षों ने क्या किया है? अगर 1933 के किसी समारोह में बड़ी संख्या में अश्वेत लोग जाकर सबसे ऐसे मिलते जैसे आज मिले हैं तो देश भर का हर समाचार पत्र इसकी सूचना दे रहा होता। हम सोचते भी नहीं कि यह कोई समाचार है और हम में से कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। आज के मुकाबले में महिला और अल्पसंख्यक अधिकार एक अंश भर ही थे। लेकिन देर 40 और 50 के दशक में समानता की ओर हुई प्रगति असाधारण थी। वर्गों के समतल होने का मतलब था जीवनशैलियां भी समतल हो गईं। साधारण लोग शेवी चला रहे थे, समृद्ध लोग कैडिलैक चला रहे थे। टेलीविजन और रेडियो ने लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले मनोरंजन और संस्कृति को बिना वर्ग की परवाह किए एकरूप कर दिया। मेल ऑर्डर कैटालॉग ने लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और अन्य सामान में भी समानता ला दी, फिर चाहे वे कहीं भी रहते हों। 1957 में हार्पर्स मैगजीन ने लिखा, अमीर आदमी भी उसी तरह की सिगरेट पीता है जैसे कि गरीब आदमी, उसी तरह के रेजर से दाढ़ी बनाता है, उसी तरह का टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर, रेडियो और टेलीविजन इस्तेमाल करता है, और घर में समान प्रकार की लाइटिंग और हीटिंग उपकरण रखता है, इत्यादि। उसके और एक गरीब व्यक्ति के ऑटोमोबाइल में बहुत ही कम अंतर है। वास्तव में उनके इंजन और फिटिंग समान ही हैं। शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ऑटोमोबाइल में भी अनुक्रम हुआ करता था।
पॉल ग्राहम ने 2016 में लिखा कि किस प्रकार मात्र 3 टीवी स्टेशन होने जैसी सरल बात ने संस्कृति की समता करने में योगदान दिया। अब इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन हर रात एक ही समय पर करोड़ों परिवार अपने टेलीविजन के सामने बैठकर वही कार्यक्रम देखा करते थे जो उनके पड़ोसी देख रहे होते थे। अब जो सुपर बाउल में होता है, पहले वह हर रात हुआ करता था। हम वाकई समकालिक थे। 75। यह महत्वपूर्ण था। लोग अपना कल्याण अपने साथियों के साथ तुलना कर मापते हैं, और 1945-1980 के अंतराल में अधिकांश रूप से लोगों के पास तुलना करने के लिए ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें वे अपना साथी या बराबर का कह सकते थे। बहुत से लोग, अधिकांश लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जो या तो उनके आसपास के लोगों के बराबर या फिर समझने लायक हुआ करता था। यह विचार कि लोगों के जीवन में भी उतनी ही समरूपता आए जितनी उनकी आय में, इस कहानी का एक अहम भाग है जिस पर हम लौट कर आएंगे। 5. ऋण में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, लेकिन साथ ही आय में भी, इसलिए इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं था। 1947 से 1957 के बीच नई उपभोग संस्कृति, नए ऋण उत्पाद और सरकारी योजनाओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त ब्याज दरें जिन्हें फेडरल रिजर्व द्वारा कम रखा गया, इन सब के मेल से घरेलू ऋण 5 गुना बढ़ गया। लेकिन इस अंतराल में आय वृद्धि इतनी अधिक थी कि परिवारों पर इसका अधिक बुरा असर नहीं हुआ, और युद्ध के बाद घरेलू ऋण बहुत ही कम था। ग्रेट डिप्रेशन ने इसके अधिकतर भाग को नष्ट कर दिया, और युद्ध के दौरान घरेलू खर्च इतना कम था कि ऋण संचय सीमित था। इसलिए 1947-1957 के बीच ऋण और आय के बीच के अनुपात में वृद्धि नियंत्रणीय थी। घरेलू ऋण आय अनुपात आज 100% से ऊपर है। 1950, 1960 और 1970 के दशकों में बढ़ने के बाद भी यह 60% से नीचे ही रहा। ऋण के इस उछाल के पीछे मुख्य रूप से निवास स्वामित्व में बढ़ोतरी थी। 1900 में निवास स्वामित्व की दर 47% थी। अगले 4 दशकों तक ये लगभग वहीं रही। फिर 1945 में ये बढ़कर 53% हो गई और 1970 में 62%। जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग अब उस ऋण का उपयोग कर रहा था जिसे पिछली पीढ़ियों ने न किया होता या न कर पाते, और वे अधिकांश रूप से इससे सहमत थे। डेविड हेल्बस्टेम ने अपनी किताब द 50s में लिखा, उन्हें अपने आप में और अपने भविष्य में ऐसा विश्वास था जिसे कठिन समय में पले पड़े लोग आश्चर्यजनक पाते थे। वे ऋण से ऐसे नहीं अड़ते थे जैसे उनके माता पिता। वे अपने माता पिता से अलग थे, सिर्फ इसमें नहीं कि वे कितना कमाते थे या उनके पास क्या था, बल्कि इस धारणा में कि भविष्य का आगमन हो चुका है। अपने परिवारों में पहले निवास स्वामी होने के कारण वे अपने साथ नया उत्साह और गर्व भी स्टोव में लेकर आते जब वे फर्नीचर या उपकरणों की खरीदारी करते। दूसरे समय में युवा दंपति शायद अपनी पहली संतान के लिए नए कपड़े खरीदते समय ऐसी भावनाएं दिखाते। ऐसा प्रतीत होता था कि घर खरीदने की उपलब्धि इतनी बड़ी सफलता थी कि कोई भी खरीदी जाने वाली इसके योग्य नहीं थी। अब कुछ चीजों को जोड़ने का अच्छा समय है, चूंकि वे आगे जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अमेरिका फल फूल रहा है। यह एक साथ मिलकर ऐसे फल फूल रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। ये ऋण के साथ फल फूल रहा है, जो इस समय बड़ी बात नहीं है चूंकि आय की तुलना में ये कम है, और अब ये सांस्कृतिक स्वीकृति है कि ऋण भयावह चीज नहीं है। 6. चीजें चटकने लगती हैं। 1973 वह पहला साल था जब यह स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था एक नई राह पर चल पड़ी थी।
उस साल जो मंदी शुरू हुई उसने बेरोजगार को 1930 के दशक से लेकर सबसे ऊपर पहुंचा दिया। मुद्रास्फीति में उछाल आया, लेकिन युद्ध के बाद की वृद्धि से भिन्न रूप से यह उछाल बना रहा थी। लघु अवधि ब्याज दर 1973 में 8% पर जा पहुंची, जो पिछले दशक में 2.5%। और आपको ये सब इस संदर्भ में देखना होगा कि वियतनाम, दंगे फसाद, और मार्टिन लूथर किंग, और जॉन और बॉबी कैनेडी की हत्या से कितना भय फैला हुआ था। सब जैसे उजाड़ सा हो गया था। युद्ध के 2 दशकों बाद अमेरिका ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। बहुत से बड़े देशों की उत्पादन क्षमता मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत होते ही यह बदल गया। जापान फल फूल रहा था, चीन की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, मध्य पूर्व भी अपने तेल संसाधनों के सामर्थ्य को प्रबल कर रहा था। भाग्यशाली आर्थिक लाभ और महानतम पीढ़ी की संस्कृति, वह पीढ़ी जो डिप्रेशन से सुदृढ़ हुई और युद्ध के व्यवस्थित सहयोग के सहारे स्थिर थी, के मेल में बदलाव तब आया जब बेबी बूमर वयस्क होने लगे। एक नई पीढ़ी जिसके लिए सामान्य की परिभाषा अलग थी, ठीक ऐसे समय पर आई जब पिछले 2 दशकों के बहुत से आर्थिक अनुवाद खत्म हो रहे थे। वित्त में सब कुछ अपेक्षाओं के संदर्भ में डेटा है। पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब आर्थिक हवाएं अलग, अनियमित दिशा में बहने लगी, लेकिन लोगों की उम्मीदें अब भी युद्ध के बाद की समरूपता संस्कृति में दृढ़मूल थीं। आवश्यक रूप से आय की समानता नहीं, हालांकि वह भी एक थी, लेकिन जीवनशैली और उपभोग अपेक्षाओं में समानता, यह विचार की 50% आय कमाने वाले व्यक्ति की जीवनशैली किसी 80वें या 90वें% की आय वाले व्यक्ति से अत्यधिक भिन्न नहीं होनी चाहिए। और यह कि 99% वाले किसी व्यक्ति का जीवन बेहतर था, लेकिन ऐसा जीवन जिसे 50% वाला व्यक्ति समझ सके। और इसी प्रकार 1945-1980 के अंतराल में अमेरिका ने अधिकांश रूप से काम किया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नैतिक रूप से सही समझें या फिर गलत। उम्मीदें हमेशा तथ्यों से धीरे चलती हैं। और 1970 के दशक की शुरुआत से 2000 के दशक की शुरुआत तक के बीच के सालों के आर्थिक तथ्य ये थे कि विकास चलता रहा, लेकिन अधिक अनियमित हो गया। फिर भी इस बारे में लोगों की उम्मीदें नहीं बदली कि उनकी जीवनशैली की तुलना उनके साथियों के साथ कैसे होनी चाहिए। 7. उछाल फिर से आता है, लेकिन इस बार यह पहले से अलग है। किया, रोनाल्ड रीगन के 1984 के मॉर्निंग इन अमेरिका विज्ञापन ने घोषित। अमेरिका में फिर से सुबह हुई है। आज इतने अधिक पुरुष और महिलाएं काम के लिए जाएंगे जितने इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं गए। ब्याज दरें 1980 के रिकॉर्ड उच्च मूल्य से आधी हो चुकी हैं, और इस दर पर लगभग 2000 परिवार आज नए घर खरीदेंगे, जो पिछले 4 सालों में सबसे अधिक है। आज की दोपहर 6500 युवा पुरुष और महिलाएं विवाहित हो जाएंगे, और इस मुद्रास्फीति की दर के साथ जो 4 साल पहले की तुलना में आधे से भी कम है, वे विश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर देख सकते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं थी। जीडीपी वृद्धि 1950 से लेकर उच्चतम शिखर पर थी। 1989 तक 7 साल पहले की तुलना में 6 मिलियन कम बेरोजगार अमरीकी थे। 1982 से 1990 के बीच S&P 500 में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में कुल वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 1950 के दशक के बराबर थी, -40% की तुलना में 42%।
राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने 2000 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में इसका बखान करते हुए कहा, हम नई शताब्दी का आरंभ 20 मिलियन से भी अधिक नई नौकरियों, 30 वर्षों से अधिक में अधिकतम आर्थिक विकास, 30 वर्षों में न्यूनतम बेरोजगारी दर, न्यूनतम अमरीकी, अफ्रीकी और हिस्पैनिक बेरोजगारी दर के साथ कर रहे हैं। 42 वर्षों में पहली बार एक के बाद एक अधिरोष के साथ कर रहे हैं। और अगले महीने अमेरिका संपूर्ण इतिहास में आर्थिक विकास के सबसे लंबे अंतराल को प्राप्त कर लेगा। हमने एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। उनका अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक नई अर्थव्यवस्था थी। 1945-1973 के अंतराल और 1982-2000 के अंतराल के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि वृद्धि की समान मात्रा एकदम भिन्न गर्तों में जाकर समा गई। आपने शायद ये आंकड़े सुने होंगे, लेकिन इनके बारे में फिर से बात करना बनता है। द एटलांटिक ने लिखा, 1993 से 2012 के बीच शीर्ष 1% ने अपनी आय में 86.1% की वृद्धि होती देखी, जबकि सबसे नीचे के 99% ने सिर्फ 6.6% की वृद्धि देखी। जोसेफ स्टिग्लिट्स ने 2011 में कहा, हालांकि शीर्ष 1% ने पिछले दशक में अपनी आय को 18% ऊपर जाते देखा, मध्य स्तर वालों ने अपनी आय को गिरते देखा। जिन लोगों के पास सिर्फ हाई स्कूल डिग्री थी, उनके लिए गिरावट बहुत अधिक थी, शताब्दी के आखिरी चौथाई में ही 12%। यह उस समतलन के लगभग विपरीत था जो युद्ध के बाद हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? यह अर्थशास्त्र की सबसे खराब चर्चाओं में से एक है, जिससे बढ़कर दूसरी चर्चा बस ये रही कि इसके बारे में क्या किया जाए। अच्छा है कि इस परिचर्चा के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह तीक्ष्ण असमानता पिछले 35 वर्षों में एक ताकत बन गई, और यह एक ऐसे अंतराल में हुआ जहां सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था की इन दो धारणाओं से जुड़े हुए थे, ये कि आपकी जीवनशैली अधिकतर अन्य अमेरिकी नागरिकों के जैसी ही होनी चाहिए, और यह कि उस जीवनशैली को पाने के लिए ऋण लेना स्वीकार्य है। 8. बड़ा खिंचाव। अमेरिकी नागरिकों के एक छोटे समूह की बढ़ती आय ने उस समूह को जीवनशैली में अन्यों से अलग कर दिया। बिताई। उन्होंने अच्छी कारें और बड़े घर खरीदे, महंगे स्कूलों में गए, और शानदार छुट्टियां और बाकी सब देख रहे थे। 80 और 90 के दशक में मेडिसन एवेन्यू से उत्तेजित होकर, और उसके बाद इंटरनेट से, एक छोटी संख्या में वैध रूप से समृद्ध अमेरिकियों की जीवनशैली ने उन अधिकांश अमेरिकियों की कामनाओं को आसमान पर पहुंचा दिया, जिनकी आय नहीं बढ़ रही थी। 1950 से 1970 के दशक के बीच जो समानता और एकजुटता की संस्कृति पनपी थी, वह नासमझी से अन्यों के साथ बराबरी करने के प्रभाव में परिवर्तित हो गई। अब आप समस्या को देख सकते हैं। जो एक निवेश बैंकर, जो सालाना $9 लाख कमाता है, एक 4000 वर्ग फुट का घर और 2 मर्सिडीज खरीदता है, और अपने 3 बच्चों को पेपरडाइन में भेजता है, वह ये सब करने में समर्थ है। पीटर, एक शाखा प्रबंधक, सालाना $80,000 कमाता है। जो को देखकर वह भी समान जीवनशैली जीने के लिए पात्रता के अचेतन भाव का अनुभव करता है, क्योंकि पीटर के माता पिता मानते थे, जो उन्होंने उसे भी सिखाया, कि अमेरिकियों की जीवनशैली अलग अलग रोजगार होने पर भी इतनी अलग नहीं थी। उसके माता पिता अपने युग को लेकर सही थे, क्योंकि उस समय आय एक तंग वितरण में आ गई थी। लेकिन वह तब था। पीटर अब एक अलग दुनिया में रहता है।
लेकिन तथ्यों के बदलने के बावजूद उसकी उम्मीदें उसके माता पिता की उम्मीदों के मुकाबले कुछ खास नहीं बदली। तो पीटर क्या करे? वह एक बड़ा बंधक ऋण लेता है। उस पर $45,000 का क्रेडिट कार्ड ऋण है। वह लीज पर 2 कारें ले लेता है। उसके बच्चे भारी भरकम स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होंगे। वह जो की तरह सब खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन वह समान जीवनशैली पाने के लिए खुद को और खींचने पर मजबूर है। और यह खिंचाव बहुत बड़ा है। 1930 के दशक में ये हास्यास्पद सुनाई देता, लेकिन युद्ध के अंत से अब तक घरेलू ऋण की सांस्कृतिक स्वीकृति को विकसित करते हुए हम 75 वर्ष बिता चुके हैं। एक ऐसे समय पर जब मध्य वेतन समतल थे, मध्य नव अमेरिकी घर 50% बड़ा हो गया। एक औसत नए अमेरिकी घर में अब रहने वालों से अधिक गुसलखाने होते हैं। लगभग आधे घरों में 4 या उससे अधिक बेडरूम हैं, जो 1983 में 18% था। 1975 से 2003 के बीच मुद्रास्फीति समायोजित औसत कार लोन दुगुने से भी अधिक हो गया, $12,300 से $27, 2001। और आप जानते ही हैं कि कॉलेज के खर्च और स्टूडेंट लोन का क्या हुआ। घरेलू ऋण आय अनुपात 1963 से 1973 तक समतल रहा। फिर यह ऊपर चढ़ा और चढ़ा, फिर और चढ़ा। 1973 में 60% से 2007 में 130% से भी ऊपर जा पहुंचा। 1980 के दशक की शुरुआत से 2020 तक ब्याज दरें गिरने पर भी ऋण सेवा भुगतान में जाने वाली आय के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, और यह कम आमदनी वाले समूहों की ओर झुक गया। उच्चतम आमदनी वाले समूहों के लिए ऋण और लीज भुगतान की ओर जाने वाला आय का भाग 8% से कुछ अधिक है, जिनके आय लाभ अधिकतम है, लेकिन 50% से कम की आय वालों के लिए 21% से भी अधिक। इस बढ़ते ऋण और 1950 और 1960 के दशकों में हुई ऋण बढ़ोतरी में अंतर यह है कि हालिया उछाल उच्च आधार से आरंभ हुआ। अर्थशास्त्री हेमन मिन्स्की ने ऋण संकट के आरंभ का वर्णन करते हुए कहा, वह क्षण जब लोग इतना ऋण उठा लें जिसे वे संभाल न पाएं। यह एक संकटमय और दर्दनाक क्षण होता है। ये ठीक उस तरह है जैसे वाइल ई कोयोट नीचे देख रहा हो, ये जानते हुए कि गड़बड़ हो चुकी है, और नीचे गिरता जाए। और ठीक यही 2000 में हुआ। 9. एक बार कोई आदर्श अपनी जगह बना ले तो उसे पलटना बहुत कठिन होता है। 2008 के बाद ऋण काफी नीचे उतरा, और फिर ब्याज दरों में गिरावट आई। घरेलू ऋण भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में अब पिछले 35 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर हैं। लेकिन 2008 की प्रतिक्रिया, जो भले ही आवश्यक रही हो, ने कुछ ऐसी विचारधाराओं को बनाए रखा जो हमें यहाँ लेकर आए। क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत, ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को धराशायी होने से बचाया बल्कि संपत्ति के मूल्यों में भी बढ़ोतरी की, जो उनके लिए एक वरदान के समान था जो इसके स्वामी थे अधिकतर समृद्ध लोग। 2008 के बाद ऋण काफी नीचे उतरा, और फिर ब्याज दरों में गिरावट आई। घरेलू ऋण भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में अब पिछले 35 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर हैं। लेकिन 2008 की प्रतिक्रिया, जो भले ही आवश्यक रही हो, ने कुछ ऐसी विचारधाराओं को बनाए रखा जो हमें यहाँ लेकर आए। क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत, ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को धराशायी होने से बचाया बल्कि संपत्ति के मूल्यों में भी बढ़ोतरी की, जो उनके लिए एक वरदान के समान था जो इसके स्वामी थे अधिकतर समृद्ध लोग।
2008 में फेड ने कॉर्पोरेट ऋण को समर्थन दिया, जिससे उन्हें लाभ हुआ जिन्होंने ये ऋण लिया था, अधिकतर समृद्ध लोग। पिछले 20 वर्षों में कर में हुई कटौतियों का लाभ मुख्य तौर पर उच्च आमदनी वाले लोगों को मिला है। उच्च आय वाले लोग अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में भेजते हैं। आगे जाकर ये बच्चे उच्च आय कमा सकते हैं और कॉर्पोरेट ऋण में निवेश कर सकते हैं, जिसे फेड द्वारा समर्थन प्राप्त होगा। वे ऐसे स्टॉक खरीद सकते हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी नीतियों का समर्थन प्राप्त होगा, इत्यादि। इनमें से कोई भी अपने आप में समस्या नहीं है, इसलिए ये सब ऐसे ही बना रहता है। लेकिन ये उस बड़ी चीज के सूचक हैं जो 1980 के दशक की शुरुआत से हुई है। अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के लिए अन्यों से बेहतर काम करती है। सफलता उतनी योग्यता आधारित नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और जब सफलता प्राप्त होती है, ये बीते समय की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। गलत। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि यह नैतिक रूप से सही है या। और वैसे भी इस कहानी में यह महत्वपूर्ण नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा हुआ, और इसने अर्थव्यवस्था को लोगों की उन उम्मीदों से दूर कर दिया, जो युद्ध के बाद बनी थी, कि बिना व्यवस्थित समानता के एक बड़ा मध्यम वर्ग है, जहां आपके घर के निकट के पड़ोसी और वे भी जो कुछ मील दूर रहते हैं, आपके ही समान जीवन जीते हैं। इन उम्मीदों के वास्तविकता से दूर होकर भी 35 वर्ष तक टिके रहने का एक कारण ये भी है कि बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छी प्रतीत होती थी, जब ये मान्य थी। कुछ इतना अच्छा हो या फिर यह धारणा कि कुछ इतना अच्छा था तो उसे जाने देना इतना आसान नहीं होता। इसलिए लोगों ने इसे जाने नहीं दिया। वे इसे वापस पाना चाहते हैं। 10. द टी पार्टी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से हर एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चिल्ला रहे हैं, गाड़ी को रोकिए, मुझे नीचे उतरना है। उनके चीखने का विवरण जरूर अलग है, लेकिन वे सभी चिल्ला रहे हैं, कम से कम कुछ हद तक, क्योंकि युद्ध के बाद की उन उम्मीदों के संदर्भ में चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, जिनके अनुसार चीजों को हर किसी के लिए लगभग एक सा काम करना चाहिए। आप ट्रंप के उठान को मात्र आय असमानता से जोड़कर उपहास कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। ये चीजें हमेशा जटिलता की सतहों के बराबर गहरी होती हैं, लेकिन यह एक मुख्य पहलू है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसी मैंने उम्मीद की थी, मैं वैसी दुनिया में नहीं रहता। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए भाड़ में जाइए, और भाड़ में जाओ तुम। मैं किसी बिल्कुल ही अलग चीज के लिए लड़ेंगा, क्योंकि ये जो भी है काम नहीं कर रहा है। इस मानसिकता को लीजिए और इसका गुणन फेसबुक, इंस्टाग्राम और केबल समाचार की शक्ति से कर दीजिए, जहां लोग पहले के मुकाबले बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि अन्य लोग कैसे जीते हैं। ये बिल्कुल आंच पर रखे पेट्रोल की तरह है। बेनेडिक्ट इवान का कहना है, इंटरनेट जितना अधिक लोगों को नए दृष्टिकोणों से अवगत कराता है, उतना ही अधिक इन अलग अलग मतों की मौजूदगी से लोग नाराज हो जाते हैं। ये युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था के मुकाबले एक बड़ा परिवर्तन है, जहां आर्थिक मत अधिक नहीं थे, क्योंकि परिणामों की विभिन्नता कम थी, और ये देखना और समझना इतना आसान नहीं था कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और कैसे जीते हैं। मैं निराशावादी नहीं हूँ। अर्थशास्त्र चक्रों की कहानी है। चीजें आती हैं और चली जाती हैं। अब बेरोजगारी दर पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे कम है। अब वास्तविकता में समृद्ध लोगों की तुलना में कम आमदनी वाले लोगों की आय में अधिक बढ़ोतरी हो रही है। छात्रवृत्ति की सहायता से कुल मिलाकर कॉलेज का खर्च बढ़ना बंद हो गया है।
अगर 1950 के शानदार दशक से अब तक के अंतराल में हर कोई स्वास्थ्य सेवा, संचार, परिवहन और नागरिक अधिकारों में हुई प्रगति का अध्ययन करे तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग वापस नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन इस कहानी का मुख्य प्रसंग ये है कि उम्मीदें वास्तविकता की तुलना में धीरे आगे बढ़ती हैं। ये सच था जब लोग 1950 के दशक की उम्मीदों से जुड़े रहे और अर्थव्यवस्था अगले 35 वर्षों में बदलती गई। और अगर आज भी एक मध्यम वर्ग का उछाल आ जाए, तो ऐसी उम्मीदें बनी रह सकती हैं कि उच्च वर्ग के अलावा सहयोगानुपात बाकी सबके प्रतिकूल है। इसलिए ये काम नहीं कर रहा का युग बना रह सकता है। और हमें कुछ मौलिक रूप से नया चाहिए, बिल्कुल अभी, चाहे वह कुछ भी हो, का युग भी बना रह सकता है। जो एक प्रकार से उन चीजों का हिस्सा है जिससे ऐसी घटनाएं आरंभ होती हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का कारण बनती हैं, जहां ये कहानी आरंभ हुई थी। इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटना का नाम है। अभिस्वीकृति। अन्य किताबों की तरह द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी उन अनगिनत लोगों की सहायता के बिना संभव न हो पाती, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, इसलिए हर किसी का नाम यहाँ नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनमें से कुछ जिन्होंने विशेष रूप से मुझे समर्थन दिया, वे हैं ब्रायन रिचर्ड्स, जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर विश्वास किया। क्रेग शैपिरो, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, जबकि उनके लिए यह जरूरी नहीं था। ग्रेचेन हाउजल, जिनका समर्थन कभी नहीं डगमगाता। जेना अब्दू, जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना हमेशा मदद करती हैं। क्रेग पियर्स, जो प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के साथ साथ मुझे सुस्थिर भी रखते हैं। जेमी केदवुड, जोश ब्राउन, ब्रेंट बिशोर, बेरी रिथॉल्स, बेन कार्लसन, क्रिस हिल, माइकल बेटनिक, जेम्स ओसोन, जिनकी प्रतिपुष्टि अमूल्य है। धन्यवाद।